मित्रों, बहुत साधारण सी बात है। क्या आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चलते हैं? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि प्राकृतिक रूप से आप ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर प्राकृतिक रूप से आप ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं तो जो कृषि की अपनी एक व्यवस्था है, वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो 78% नाइट्रोजन जो दलहन के पौधे से पत्तियों के माध्यम से ज़मीन में आ जाता था, जो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग क्यों तोड़ रहे हैं? शायद हरित क्रांति ने बहुफसली की जगह एक फसली पे हमको ला के रख दिया है। एक फसल होगा, रासायनिक खाद डालेंगे हम लोग, जल भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। बाकी चीज़ें विस्तार से कभी बताऊँगा आपको। लेकिन जो यहाँ पे समस्या है, जो यहाँ पे बात आ रही है, वो यही आ रही है सामने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहराता हूँ अपनी बात को कि अगर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के नहीं चलते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से आपको ऑक्सीजन चाहिए, वातावरण में मौजूद है, तो वैसे ही खेतों की भी एक व्यवस्था थी। कुदरत ने अपनी एक व्यवस्था बना रखी थी जिसमें दलहन की फसलें, राइजोबियम कल्चर कहते हैं, दलहन की फसलें वातावरण से नाइट्रोजन खींच के इसको आपकी ज़मीन में दे देती थी। जो ज़मीन से वो गेहूँ और धान के पौधों में जितनी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए वो ले लेता था। तो प्राकृतिक व्यवस्था और अप्राकृतिक व्यवस्था, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझिए। हम लोगों को हमारी प्राकृतिक बीज से दूर किया गया, हमारे प्राकृतिक खाद से दूर किया गया, हमारे प्राकृतिक कृषि व्यवस्था से दूर किया गया। इन सब षड्यंत्रों को समझिए। हमें इन सब षड्यंत्रों के खिलाफ़ लड़ना है, कृषि कानून के खिलाफ़ नहीं। कृषि कानून में क्या है क्या नहीं है ये तब आएगा जब कृषि कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद उसके कोई गुण दोष आते हैं। लेकिन कृषि की व्यवस्था में जो कमियां हैं, कृषि में जो कमियां हैं, किसानों को जो बरगलाया गया, किसानों को जो धोखा दिया गया है, उस पर बहुत कुछ सोचने का अवसर है आज, और उस पर सोचना चाहिए।